हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 8 मैथ्स का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से न्यू पैटर्न पर बेस्ड है और इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। आज हम इसका पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कि हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने सेक्शन ए और बी सॉल्व किया था। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अगर इससे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आई एम श्योर आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर अभी तक आपने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें कि सेक्शन ए और बी सॉल्व किए हैं तो आप उसे भी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इस सेक्शन में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के। So question number 18 is use appropriate properties to find minus 2 by 7 into 3 by 5 plus 5 by 8 minus 3 by 14 into 3 by 5। तो हमें रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? -2/7 into 3 by 5 plus 5/8 minus 3/14 into 3 by 5। अब हम यहाँ देख सकते हैं 3 by 5 वाली दो टर्म्स हैं, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके साथ में कर लेते हैं। -2/7 into 3 by 5, ओके, एंड -3/14 into 3 by 5। अब हमारे पास क्या बच गया? ये वाला 5/8। सो प्लस 5/8। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसे हम मेंशन भी कर देंगे। ओके, देन 3 by 5 हम फर्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास अंदर बच जाएगा -2/7 माइनस 3 by 5 कॉमन ले लिया तो 3/14 प्लस 5/8। ओके, अब यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि हमने यहां पे कॉमन लिया ना, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहां यूज कर रहे हैं। ओके, सो 3 by 5, अब अंदर हम 7 और 14 का एलसीएम लेंगे विच विल बी 14। 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। नाउ 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस -2, सो 2 2s are 4 और विद नेगेटिव साइन। 14 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 1, 3 1s are 3 प्लस 5/8। 3/5 into -4 -3, it will be -7/14 plus 5/8। 7 1s are 7, 7 2s are 14, कैंसिल कर दिया हमने। तो हमारे पास यहां पर आ गया 3 by 5 into -1/2 प्लस 5/8। ओके, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 3 1s are 3 and 5 2s are 10, so it will be -3/10 plus 5/8। 10 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, इट विल बी 40। 10 से 40 को डिवाइड करेंगे 4, 4 3s are 12। 8 से 40 को डिवाइड करेंगे 5, 5 5s are 25। नाउ प्लस 25 माइनस 12, इट विल बी 13/40। ओके, सो दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको चॉइस दी हुई है। तो फर्स्ट इज फाइंड m so that -3 raised to power m plus 1 into -3 raised to power 5 is equal to -3 raised to power 7। यहाँ पर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। -3 raised to the power m plus 1 into -3 raised to the power 5 is equal to -3 raised to the power 7। यहाँ पर हमारे बेस सेम है, दोनों -3 हैं और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो हमारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। Because a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n। ओके, तो इसे हम यूज करेंगे। तो -3 raised to the power हो जाएगी m plus 1 plus 5। दिस इज इक्वल टू -3 raised to the power 7। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 raised to the power m plus 6 which is equal to -3 raised to the power 7। ऑन कंपैरिजन हम कंपेयर कर लेते हैं LHS और RHS को। तो अगर कंपेयर करें
तो आप देख सकते हैं बेस सेम है और इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, तभी ये हमारा इक्वल हो पाएगा। सो m plus 6 is equal to 7. This implies m is equal to 7 minus 6. That is m is equal to 1. Okay. नाउ इसी का ही आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको चॉइस है कि इन दोनों में से एक करना है। तो सेकेंड पार्ट करते हैं। 25 इंटू टी रेस्ट पावर माइनस 4, 5 रेस्ट पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू टी रेस्ट पावर माइनस 8। तो हमें इसको इवेल्युएट करना है 25 इंटू टी रेस्ट पावर माइनस 4 अपॉन 5 रेस्ट पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू टी रेस्ट पावर माइनस 8। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर्स हैं जिनकी नेगेटिव पावर्स हैं इनको हम अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी। सो 25 इंटू 5 रेस्ट पावर 3, ये हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आए। इसी तरह से टी रेस्ट पावर 8 अपॉन टी रेस्ट पावर 4 को हम डिनोमिनेटर में ले आए इंटू 10। 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। सो आपके पास आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, बिकॉज 5 की पावर 3 है, टी रेज टू दी पावर 8 को, और नीचे है टी रेज पावर 4, तो ये डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएंगी अपॉन 2। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इट इज 625 अपॉन 2 इंटू टी रेज टू दी पावर 8 माइनस 4 इज 4, दैट इज 625 अपॉन 2 टी रेज टू पावर 4। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। Now question number 20. Riya is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint, 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she needed to paint the room? आपको बोला गया है कि रिया जो है वो एक क्यूबॉइडल हॉल की, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दी है 15 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर, उसकी वॉल्स और सीलिंग को पेंट कर रही है। ठीक है, एक कैन जो है पेंट का, अगर उससे 100 मीटर स्क्वायर एरिया हम पेंट कर सकते हैं तो उसे टोटल पेंट करने के लिए कितने कैन्स चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्यूबॉइडल हॉल जो है उसका क्या फाइंड करेंगे, वॉल्स का और सीलिंग का एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कितने कैन्स उसको चाहिए। तो ये अगर मान लेते हैं अगर आपका क्यूबॉइडल हॉल है तो इसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर, विड्थ इज 10 मीटर एंड हाइट इज 7 मीटर। ठीक है, नाउ एरिया टू बी पेंटेड, किस किस एरिया में उन्होंने पेंट करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। ठीक है, तो वॉल्स का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ओके, और सीलिंग का एरिया एल इंटू बी। सो 2 इंटू एल प्लस बी दैट इज 15 प्लस 10 इंटू एच इज 7 प्लस एल इंटू बी 15 इंटू 10। 15 plus 10 is 25, 25 twos are 50 into 7 plus 15 into 10 is equal to 150. तो 50 into 7 आ जाएगा 350 plus 150, this will be 500 meter square. ओके, तो इतना एरिया उसने पेंट करना है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि कितने कैन्स हमें चाहिए पूरा एरिया पेंट करने के लिए। तो नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड टू पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया। 100 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितने कैन चाहिए, 1। सो नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड हमें एक के लिए चाहिए होगा टू पेंट, अगर हमारा एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, थोड़ा सा ही एरिया हो, ठीक है, 1 का फाइंड करते हैं हमेशा पहले, तो 1 अपॉन 100। ठीक है, इतने कैन्स चाहिए होंगे हमें। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड टू पेंट 500 मीटर स्क्वायर एरिया।
क्या करेंगे हम 1/100 इंटू 500 दैट इज 5 कैन्स। कितने कैन्स चाहिए हमें पेंट करने के लिए? 5 कैन्स। वैसे भी आपको इसमें दिख ही रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर के लिए अगर एक कैन लगता है तो 500 मीटर स्क्वायर के लिए 5 कैन्स यूज होंगे। ओके, now question number 21, if 100 students took 20 days to clean a garden, how many days will it take to clean the garden if 25 more students are added? हमें बोला गया है कि अगर किसी गार्डन को क्लीन करने के लिए 100 स्टूडेंट्स 20 डेज लेते हैं, तो अगर हमारे पास 25 स्टूडेंट्स और ज्यादा आ जाएं तो हमें कितने दिन लगेंगे? तो ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का। हमारे पास कम बच्चे होंगे तो हमें गार्डन को क्लीन करने के लिए ज्यादा दिन लगेंगे, ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो क्लीन करने के लिए कम दिन लगेंगे। तो एक ऐसा केस है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं एक इस तरह से, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ डेज, कितने दिन उनको क्लीन करने के लिए लग रहे हैं, ठीक है। लेट अस टेक इट एज x और इसे ले लेते हैं y, ठीक है। जब 100 स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें क्लीन करने के लिए लग रहे हैं 20 डेज। अगर हमारे पास 25 और स्टूडेंट आ गए तो टोटल कितने हो जाएंगे? 125 स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे कि हमें कितने दिन लगेंगे। तो लेट अस टेक एज x1, इसे हम ले लेते हैं x2, इसे लेते हैं y1 और यहाँ ले लेते हैं y2, ठीक है। सो हम वी कैन राइट हियर, so we can write here this is the case of inverse proportion। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? x1 y1 is equal to x2 y2। so x1 y1 100 into 20 is equal to 125 into y2। so it will be 100 into 20 upon 125 is equal to y2, ठीक है। 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 4 से 20 और 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 से 10, 5 से 25 टाइम्स, 25 4 से 100। सो y2 कितना आ गया? 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो 100 स्टूडेंट्स अगर 20 डेज में कर रहे थे तो 125 स्टूडेंट इसे 16 डेज में क्लीन कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 16 डेज। Now question number 22, find the least number which must be added to 1750 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained। कि 1750 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मगर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें छोटे से छोटा नंबर कितना ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो नंबर नया आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पेयरिंग कर लेते हैं, 2 2 के पेयर बना लेते हैं। तो अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसे अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 17 या उससे छोटा नंबर आए। 4 4 16, ओके। सो माइनस कर लेते हैं, 1 बचेगा। जो नंबर हमने यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखेंगे और इनको प्लस कर देंगे, इट विल बी 8। यहाँ से 50 उतार लेते हैं। अब 8 के साथ हमें एक ऐसा डिजिट चाहिए जिसे हम पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 150 से छोटा या 150 के इक्वल आए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 2 लिखें तो 82 2 कितना हो जाएगा? 164। तो ये 150 से बड़ा हो जाएगा, सो वी कैन राइट हियर ओनली 1। तो 81 1 81 रहेगा, ऊपर भी 1 लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस करके 9। 14 माइनस 8 इज 6, ओके, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या आया कि 1750, ठीक है, ये जो नंबर है ये 41 के स्क्वायर से बड़ा है और 42 के स्क्वायर से छोटा है। 41 का स्क्वायर होता है 1681 और 42 का स्क्वायर होता है 1764, ठीक है। तो अब पीछे वाला नंबर बनाने के लिए तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो अगला जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 1764 है, तो हमें 1750 में कितना प्लस करना पड़ेगा? इफ वी ऐड, कितना ऐड करेंगे?
जो हमारा नंबर नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है उसमें से गिवन नंबर को माइनस कर देंगे, ये आएगा 14. सो इफ वी ऐड, क्या ऐड कर दें, 14 to 1750, we will get a perfect square number. Okay, ठीक है. तो अब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 14 ऐड कर सकते हैं, दैट इज 1750 प्लस 14 किया तो आ जाएगा 1764. नाउ स्क्वायर रूट हमें बोला है, जो नंबर नया आएगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कहा गया है. तो 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 42. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. वी हैव टू फैक्टराइज x raised to power 4 minus y plus z raised to the power 4. सबसे पहले हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y प्लस z के स्क्वायर का स्क्वायर. नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी. ठीक है, तो ये भी हम इसी तरह से आइडेंटिटी का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बन रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक बार दोनों को माइनस करेंगे, एक बार इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे और एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. अब फर्स्ट टर्म जो आ गई दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. सेकेंड टर्म में हम दोबारा से आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ओके, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड और दूसरी टर्म हमारे पास आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन सी. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप फाइनल एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें कि हम सेक्शन डी एंड ई भी सॉल्व करेंगे. तब तक बाय स्टूडेंट्स.